इंटरनेट की आजादी खतरे में है। फेसबुक का फ्री बेसिक्स नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ है। आप पूछेंगे कैसे और ये नेट न्यूट्रलिटी होता क्या है? नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है आपको मिलने वाली इंटरनेट सर्विस में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, ना किसी वेबसाइट के लिए अलग से कोई चार्ज, ना किसी वेबसाइट के लिए खास स्पीड। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको बिना किसी रुकावट के हर साइट देखने का पूरा हक है। अब यहाँ पर फेसबुक का फ्री बेसिक्स चालाकी कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं आपको इंटरनेट दूंगा और वो भी फ्री में, लेकिन आप सिर्फ फेसबुक और उसके साथ उसकी शर्तों पर जुड़ी कुछ चुनिंदा वेबसाइट्स ही देख पाएंगे। ये वैसा ही है जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपको रहने के लिए एक फ्री घर दिया जाएगा, लेकिन आपको उसके बाहर जाने की आजादी नहीं होगी। क्या आप ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो फिर फ्री बेसिक्स को किसी भी तरह का समर्थन देने से पहले 2 बार जरूर सोचिए और हमारी पूरी चर्चा ध्यान से सुनिए। तो मूल सवाल है कि क्या फ्री का झांसा देकर एक विदेशी कंपनी को हम भारत की डिजिटल क्रांति पर कब्जा कर लेने देंगे? क्या रोज अखबार में ऐड देकर, बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर मार्क जकरबर्ग जी उम्मीद कर रहे हैं कि भारत के लोग इस झांसे में आ जाएंगे? सीएनबीसी आवाज ने लगातार इंटरनेट आजादी की लड़ाई लड़ी है और अब आखिरी मौका है नेट को बचाए रखने का। हमारी इस मुहिम में आज जुड़ रहे हैं इंटरनेट के सेनानी, आई स्पिरिट के फाउंडर शरद शर्मा, साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल, mouthshut.com के फैजल फारूकी, एक्सेस नाउ के पॉलिसी डायरेक्टर रमन चीमा, जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के को इन्वेंटर विरल शाह और नास्कॉम के प्रेसिडेंट आर चंद्रशेखरन। स्वागत है आप सबका। चंद्रशेखरन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फेसबुक ने आकर नास्कॉम से भी पूछा है और बताया है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। नास्कॉम की इस पर क्या राय बन रही है फ्री बेसिक्स पर? देखिए, अभी तो जो ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर इशू किया है, वो उसमें ये सवाल है कि क्या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को डिफरेंशियल प्राइसिंग करने का अधिकार देना चाहिए कि नहीं। और इसमें हम अभी अपना जवाब उसका फाइनलाइज कर रहे हैं, पर कुछ चीजें उसमें बहुत ही क्लियर है। एक की जो नेट न्यूट्रलिटी का जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज होने का सवाल नहीं होना चाहिए। और ये हमने अप्रैल में भी कहा था जब ओटीटी रेगुलेशन पे ट्राई ने एक कंसल्टेशन पेपर दिया नहीं था। सवाल है कि फ्री बेसिक्स नेट न्यूट्रलिटी का उल्लंघन है या नहीं? जरूर, जब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स क्योंकि ये जो फ्री बेसिक्स है ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के जरिए दिया जा रहा है और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर आपको डिफरेंशियल प्राइसिंग या जीरो प्राइसिंग पे ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमने ये कहा है और हमारे जो जवाब ट्राई को हम भेज रहे हैं उसमें हम ये कह रहे हैं कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप कौन से साइट्स पे जाएं, कौन से साइट्स पे नहीं जाएं, आप कौन से साइट्स पे कम खर्चे पे देख सकते हैं और कौन से साइट्स पे अब ज्यादा खर्चा पे आपको एक्सेस हो सकता है। तो ये स्पष्ट किया है। और दूसरी बात ये है कि उससे कोई कमर्शियल एडवांटेज नहीं होना चाहिए। और कमर्शियल एडवांटेज का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उससे पैसे कमाने का रास्ता नहीं होना चाहिए। आज की डेट में जो डेटा उसमें जो क्रिएट हो रहा है, उस डेटा का भी काफी वैल्यू है। बिल्कुल। और इस डेटा का वैल्यू जी डिटेल में आपके पास आएंगे इस पर चंद्रशेखर जी, लेकिन हम हमारे व्यूअर्स को कुछ बेसिक चीजें बताना चाह रहे हैं। फ्री बेसिक चीजें नहीं, बेसिक चीजें इस पूरे विवाद के बारे में। और इसके लिए हमारे टेक गुरु अभिषेक तेलंग भी हमारे साथ जुड़े हैं। अब देखिए, ट्राई के कंसल्टेशन पेपर की आखिरी तारीख 30 दिसंबर को थी, ये बढ़ा दी गई है। लेकिन इसके पहले फेसबुक ने लाखों लोगों को झांसा देकर अपने पक्ष में ट्राई को ईमेल भेजने के लिए राजी कर दिया है। अभिषेक बता रहे कि ये कैसे हुआ है। अभिषेक,
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा ये किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि जब आप फेसबुक के अपने अकाउंट के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पर ये नज़र आता है कि भाई आपके किसी फ्रेंड ने वहाँ पर ये मालूम किया है कि किस तरीके से आपका ये फ्री बेसिक के ऊपर उसने अपनी राय रखी है। और फेसबुक नोटिफिकेशन के जरिए आपको ये बोलता है कि आप जो है अपनी राय भी रख सकते हैं। अब आपने एक बार उस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक बिल्कुल क्रांतिकारी अंदाज में एक अपील देखने को मिलेगी, और वो अपील दरअसल ये कह रही होगी कि आप जो है उसके ऊपर पहली तरीके से सब चीज़ें फॉर्म भरे हुए होंगे कि आपका नाम डला हुआ होगा उसके ऊपर और पूरा फॉर्म भरा होगा, और आपको एक बड़े से पर्पल कलर के, ब्राइट कलर के पर्पल बटन के ऊपर लिखा होगा कि सेंड ईमेल। अब ये ईमेल कौन किस एड्रेस पे जा रही है, किसे जा रही है, ये कोई जिक्र नहीं होगा। और एक बार आपने उस सेंड बटन के ऊपर, सेंड ईमेल के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो बस फिर यहीं पर सारी चीज़ें दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि मतलब यहीं पर ये सबसे बड़ा पेश है दरअसल, जिसमें होता ये है कि आपने एक बार ईमेल भेज दिया तो यहाँ पर आप इस बात के ऊपर एग्री कर रहे हैं कि मैं फ्री बेसिक्स का समर्थन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो पूरे इंटरनेट के जितने जानकार हैं, जो इंटरनेट की आज़ादी के सेनानी हैं, ये यहाँ पर इस बात को लेकर कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा फरेब है, क्योंकि यहाँ पर जो है और इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे। अभिषेक, शुक्रिया समझाने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से एक पहले से भरा हुआ फॉर्म होता है, उस पर बस कहा जाता है कि आप क्लिक कर दीजिए और आपकी तरफ से एक राय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजी जाती है। तो यहीं पर दिक्कत हो रही है। शरद शर्मा जी, इसको हम फरेब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्राई तय कर रहा है कि भारत देश की क्या पॉलिसी होगी। इसमें फेसबुक क्यों अड़ंगा लगा रहा है और क्यों लोगों के एवज में ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ये ईमेल भेज रहा है? क्या ये सारे जो ईमेल आई हैं उनको रद्द नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। और फेसबुक ने एक बहुत दूसरा प्रिंसिपल वायलेट किया है। एक तो उन्होंने अपने यूजर्स के साथ जैसे उन्होंने समझाया अभी, उनको थोड़ा उल्लू बनाने की कोशिश करी है। पर एक और डीपर लेवल पे अगर आप देखें तो हम अब दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डिजिटल मार्केट है, राइट? हमसे बड़ा चाइना है। चाइना ने बोला कि भाई हम डिजिटल कॉलोनी नहीं बनना चाहते, तो उन्होंने ये जो फॉरेन कंपनीज थी उनको अंदर ही नहीं आने दिया। हमने तय किया, एंड मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट तय किया, कि हम भी डिजिटल कॉलोनी नहीं बनना चाहते, पर हम ओपन मार्केट रखेंगे। पर ये जो ओपन मार्केट है ये 3 फाउंडेशनल पॉलिसी के ऊपर बिल्ट है। एक पॉलिसी है नेट न्यूट्रलिटी, दूसरा है कि हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह होगी कि इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय फॉरेन कंपनीज, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने डिजिटल आइडेंटिटी पे इन्वेस्टमेंट करी है एज अ कंट्री। अब 952 मिलियन आधार यूज करते हैं। आप ये डिजिटल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप ये 3 चीजें करें तो आप हमारी कंट्री में जरूर आइए, क्योंकि हम कॉलोनी नहीं बन पाएंगे। ये हमारा एक कॉम्पैक्ट है, एक सोशल कॉम्पैक्ट हमने कंपनीज के साथ किया, और ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, हम एफडीआई इनवाइट करते हैं, पर हम कैपिटल कंट्रोल्स भी रखते हैं, क्योंकि अगर कैपिटल कंट्रोल्स नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि कुछ कंट्रीज मिलके हमारी करेंसी पे अटैक कर दें और हम एक फिर से हमारी कंट्री को क्राइसिस हो जाए। तो ये जो ओपननेस की पॉलिसी है हर वक्त प्रोटेक्शन के साथ आती है। हमने ये 3 प्रोटेक्शंस रखी। अगर आप फेसबुक हैं या कोई भी और एमएनसी है, आप हमारी मार्केट का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आपको ये 3 पॉलिसीज माननी चाहिए। ये तो छोड़िए, ये तो मानने तक तो छोड़िए, ये तो उन्होंने ओपनली ब्रेजनली इंडिया पे अटैक कर दिया है। और ये जो लोग, हम टेक्निकल लोग हैं, हम समझते हैं कि ये ट्रोजन हॉर्स अटैक कितना सीरियस है। नहीं, यही तो बात है शरद शर्मा जी। टेक्निकल लोग समझ रहे हैं, नुकसान होगा हमारी कंट्री को। टेक्निकल लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो लाखों लोग फेसबुक के यूजर्स हैं और वो फेसबुक पर दसियों चीजों को लाइक करते हैं, उनके लिए एक और चीज है जो वो लाइक कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। और अमन चीमा जी, यही तो एक डरावनी चीज है, क्योंकि जो आंकड़े मिल रहे हैं, और ये सारे सोर्सेस के बेस्ड आंकड़े हैं, आधिकारिक तौर पर आए नहीं हैं, कि फेसबुक के पक्ष में
55 लाख गुजारिश जा चुकी है, और दूसरी तरफ नेट न्यूट्रलिटी को आगे रखने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ 2.5-3 लाख ईमेल जा चुकी है। क्या ये इसलिए है कि लोग फेसबुक या फ्री बेसिक्स चाहते हैं, या लोग समझ ही नहीं पा रहे कि उन्होंने किस चीज को क्लिक कर दिया है? नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके साथ एक तो उनको क्लियरली बताया नहीं गया कि ये क्या हो रहा है, डिजिटल इक्वालिटी का नाम दे दिया। दूसरा, ये सोचिए, ये एक ट्रॉय के साथ क्या हुआ था, ट्रोजन हॉर्स यही हुआ ना, लोगों को उल्लू बना के उन्होंने ट्रॉय को कॉन्कर कर लिया। हमारी पूरे हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा किया। अब ये तो एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बात हो गई। मुझे तो समझ नहीं आता कि हम ये टॉलरेट ही क्यों कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल इतना सीरियस बात है, एक नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, और लोगों को बाहर निकलना चाहिए। जैसे हैदराबाद में लोग निकले और सिटीज में निकले, ये तो पब्लिक प्रोटेस्ट की जरूरत है, सिर्फ टीवी पे बात करना काफी नहीं है। ओके, हम कम से कम शुरुआत करने की तो कोशिश करें। रमन चीमा जी, आप इस पर समझा रहे थे कि क्यों ये इतना बड़ा थ्रेट है। बिल्कुल कि ये थ्रेट है कि ऐसे समझते कर रहे हैं कि सब लोग फ्री बेसिस के सम्मेलन में हैं, और सच में वो तो सच नहीं है। आप देखेंगे कि जो देश के हमारे अधिकारी है, हमारे गणतंत्र के जो अधिकारी हैं, उन्होंने फ्री बेसिस के विरोध में पक्ष लेटर भेजे हैं। उन्होंने ये समझा है कि नेट न्यूट्रलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चीफ मिनिस्टर स्टेट के, उन्होंने अपने यहाँ पे वॉइस एक्सप्रेस किया है कि वो फ्री बेसिक्स या ऐसे जैसे प्रोग्राम जो जीरो रेटिंग के सपोर्टर हैं वो नेट न्यूट्रलिटी से रिलेट नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने TRAI को लेटर लिखे हैं। उन्होंने बहुत ज़ोर से बोला है कि TRAI को नेट न्यूट्रलिटी को एडवांस करना पड़ेगा, और हमको उस आवाज़ को सुनना पड़ेगा। यही नहीं कि जो 2-3 कंपनी बोल रहे हैं। जैसे शरद जी ने बोला है कि इंडियन कंपनियों ने बहुत बोला है, 10 इंडियन CEO उनसे ज़्यादा भी बोल रहे हैं कि उनको नेट न्यूट्रलिटी चाहिए, और उसे मजबूत नेट न्यूट्रलिटी चाहिए। जो जीरो रेटिंग जैसे प्रैक्टिस जो फ्री बेसिक्स प्रमोट कर रहा है, उससे मिलन नहीं हो सकता। तो उन आवाज़ को हमको सुनना पड़ेगा। जी, तो विरल शाह, ये इतना अट्रैक्टिव क्यों है? क्योंकि इस पूरे प्रपोजिशन में फ्री शब्द लिखा हुआ है। इसका पहला अवतार था internet.org, और उसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट करके मार भगाया हमने internet.org को। अब फ्री बेसिक्स बनाकर लेकर आए हैं, लेकिन क्या ये वाकई फ्री है? क्योंकि सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि आप गरीबों को फ्री में इंटरनेट देंगे। नहीं, देखिए, ये बात एकदम बराबर है कि पहले ये जो था वो internet.org था, उसके पहले ज़ीरो रेटिंग की चर्चा हुई थी, और अब ये चर्चा हो रही है फ्री बेसिक्स की। लेकिन इसमें जो फ्री है, ये फ्री कॉस्ट पे इस पे भार दिया जाता है, लेकिन फ्रीडम जो फ्रीडम के साथ फ्रीडम पे भार नहीं दिया जाता। तो आज आप इंटरनेट पे खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, और मैं एज एन एंटरप्रेन्योर एक वेबसाइट बना दूँ तो पूरे इंटरनेट पे जितने भी लोग हैं दुनिया भर में, कोई भी आके मेरी वेबसाइट देख सकता है, उसे यूज़ कर सकता है, और उसका लाभ उसे मिल सकता है। लेकिन अगर मुझे अपनी वेबसाइट इस फ्री बेसिक्स वाले प्लेटफॉर्म पे डालनी है, तो फिर मुझे जाके टेक्निकल चेंजेस बनानी पड़ेंगी अपनी वेबसाइट में। इसकी एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, और फिर फेसबुक में कोई इसे अप्रूव करेगा, और फिर कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर जो इस प्लेटफॉर्म पर हैं, उन्हीं के कुछ सब्सक्राइबर जो हैं वो ही मेरी वेबसाइट देख सकेंगे। तो इसमें बात ऐसी है कि यदि मैं टेलीकॉम ऑपरेटर की कोई सर्विस के साथ compete कर रहा हूं, या मैं फेसबुक के साथ compete कर रहा हूं एज एन एंटरप्रेन्योर, तो फिर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आना मुश्किल होगा। और इसीलिए ये फ्री नहीं है, मतलब ये नाम का फ्री है, लेकिन एक्चुअली इसमें कोई फ्रीडम नहीं है। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो स्टार्टअप्स की तरफ से प्रॉब्लम बता रहे हैं, लेकिन जो हमारे आम दर्शक हैं, फैजल फारूकी जी, वो इस वक्त सोच रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम है इनको। हमको फ्री में अगर इंटरनेट मिल रहा है और फेसबुक और एक आध साइट मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है उन लोगों को? जी, दिक्कत ये है कि एक बहुत ही बड़ा माध्यम है इंटरनेट खाली आज एक फेसबुक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पिछले मैंने देखा कुछ स्टैटिस्टिक्स रिवील हुई हैं। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने कहा है कि पिछले 1 साल में 100 मिलियन लोग, 10 करोड़ लोग ऑनलाइन आए हैं इंडिया में। ये नए लोग हैं, इनको बताना बहुत ज़रूरी है कि जो इंटरनेट है वो व्हाट्सएप और फेसबुक से काफ़ी बड़ा है। उसमें खाली फेसबुक चलाना या 10 रुपए की पैक करके व्हाट्सएप चलाना ये इंटरनेट नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली फ्री बेसिक
हमें ये बताना चाहती है कि फेसबुक इज़ एवरीथिंग। अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप इंटरनेट पे हैं, और इंटरनेट पे हैं फेसबुक। ये एक तरह का समझ लीजिए, हमें एक जो कहावत है कि कुएं का मेंढक, हम कुएं के मेंढक हो जाएंगे। हमारा इतना बड़ा देश जहाँ इतने ज़हीन लोग हैं, जहाँ 60% हमारी पॉपुलेशन आज नौजवान लोगों की है, 30 साल से कम के लोग जो हैं इस कंट्री में आज कम से कम 50 करोड़ से 60 करोड़ लोग 30 साल से अंडर में हैं। हम चाहते हैं कि वो बड़े इंटरनेट को जाने, जो इंटरनेट की रियलिटी हो जाने। इंटरनेट इतनी बड़ी चीज़ है कि आज हमको भी नहीं अंदाज़ा है कि ये कहाँ तक हमको कितने आगे ले जा सकते हैं। काउंटर आर्गुमेंट जो है, और पवन दुग्गल जी आप बताइए, इसमें फेसबुक का काउंटर आर्गुमेंट है कि जितने लोग फ्री बेसिक पर आते हैं अमूमन वो उनमें से 40% 30 दिन के अंदर पूरे इंटरनेट पर माइग्रेट हो जाते हैं। तो ये बस एक स्टार्टर पैक है। देखिए, सवाल ये है, आपने उपभोक्ता होने के नाते देखना है कि हाथी के दांत दिखाने के कौन से हैं और खाने के कौन से हैं, और उसका दिशा निर्देश आपने स्वयं ही करना पड़ेगा। अब वो तब आप कर पाएंगे जब आप एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में हो सके। वो तब हो पाएगा जब आपको तमाम सारी चीज़ें मालूम हैं। ये कहना कि 30 दिन में फ्री बेसिक वाले लोग पूरे इंटरनेट पर आ जाते हैं, ये फ्री बेसिक को कोई बहुत ज़बरदस्त सीक्रेट स्थान प्रदान नहीं करता, बल्कि उसकी जो खामियां हैं उनको ज़्यादा उभार कर नज़र आता है। हमें भारतवर्ष में एक सवाल पूछना है, क्या हम चाहते हैं कि 1947 से पहले जो परिस्थिति होती थी वो परिस्थिति डिजिटल एनवायरनमेंट में आज 2016 या 15 में वापस आने वाली हो? क्या हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हों, या हम चाहते हैं कि फ्रीडम के तौर पर कुछ फ्री भोजन मिल जाए लेकिन हमें स्वतंत्रता जो है स्वीकार करनी आसान है? तो ये बुनियादी सवाल पूछना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, लीगल प्रॉब्लम्स हैं। और अभी आपने जो खुलासा किया है, इतने सारे मेल्स गए हैं, वहां पर भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। आपने खुद कहीं ना कहीं मिसरिप्रेजेंटेशन किया है फेसबुक होने के नाते। क्यों? क्योंकि आपने लोगों को ये नहीं बताया कि जब मैं क्लिक करूंगा, उस क्लिक करने का मतलब ये होगा कि एक ईमेल मेरे बिहाफ पे TRAI के पास जाएगी। अब ये जब आप इस तरह की महत्वपूर्ण बातें अपने उपभोक्ताओं से छुपाते हैं तो कहीं ना कहीं आंख मिचोली खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो उपभोक्ता हैं बिना समझे बिना सोचे जाने इसको हम क्लिक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो रेगुलेटर है, जो गवर्नमेंट है, उसे इन नंबर से घबराना नहीं है। उसे अल्टीमेटली वो देखना है कि वो क्या चीज है जो भारत के हित में है। क्योंकि अगर इस तरह की चीज हो गई तो हो सकता है इसका सीधा असर भारत की साइबर सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसका सीधा एक नकारात्मक असर आने वाले समय में भारत की प्रभुता अखंडता की सुरक्षा पर पड़ सकता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप एक इलेक्शन रिग करने की कोशिश कर रहे हैं। आधे लोगों को पता नहीं वो किस चीज के लिए वोट दे रहे हैं। आज चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चंद्रशेखर जी, मेरा ये सवाल है आपसे कि फेसबुक ने कॉम के पास एक दलील दी है, उसमें वो कह रहे हैं कि हम देखिए हमारे जो राइवल्स हैं ट्विटर, गूगल प्लस वगैरह, उनको भी हम जोड़ देंगे फ्री बेसिक में। आप नेस्कॉम एक थर्ड पार्टी ऑडिट हमारा कराइए। तो आप लोग क्यों नहीं फेसबुक को कहते हैं कि भाई साहब आप फ्री बेसिक्स यहाँ पर बेचना बंद कर दीजिए, और अगर आपको सच में फ्री देना है सेवा तो जो आपने 60 से 100 करोड़ रुपए ऐड में खर्च किए हैं वो आप इंटरनेट में लगवा दीजिए। बिल्कुल, अभी सवाल ये है कि जो फ्री बेसिक्स जो ऑफर हो रहा है वो किस माध्यम से हो रहा है? वो एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ग्राहक को ऑफर किया जा रहा है। और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है इस देश में वो टेलीकॉम रेगुलेटर के जरिए रेगुलेशन होता है। तो इसीलिए ये इश्यू फेसबुक का नहीं है। जो ट्राई ने जो कंसल्टेशन पेपर निकाला है वो डिफरेंशियल प्राइसिंग के ऊपर है, यानी एक जेनरिक इश्यू पे वो फेसबुक के ऊपर ये कंसल्टेशन पेपर नहीं है। तो ये पहला डिस्टिंक्शन है फ्री बेसिक्स और TRAI कंसल्टेशन पेपर के बीच। और दूसरी बात, पिछले रेगुलेटर ने कहा है, और मैं समझता हूँ कि अब जो रेगुलेटर हेड है यानी चेयरमैन है वो भी उसी प्रिंसिपल पे फंक्शन करेंगे कि ये जो डिसीजन है, ये जो निर्णय, इनफैक्ट आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चंद्रशेखर जी। हमने जब शर्मा जी से बात की, RS शर्मा जो ट्राई के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि डिफरेंशियल प्राइसिंग पर है मेरा पेपर, फ्री बेसिक्स पर नहीं है। लेकिन क्या फेसबुक ने खुद इस पूरे एक्सरसाइज को अपने बारे में बना लिया है? क्योंकि
फेसबुक फिर क्यों इसमें आकर लोगों को पूछ रहा है कि आप ट्राई को लिखिए? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि नहीं, ये इसलिए हुआ है कि ये जो हाई प्रोफाइल और हाई विजिबिलिटी कैंपेन चला हुआ है वो इसी समय पे हो रहा है जब PRAI का कंसल्टेशन पेपर निकला है। तो जो कंसल्टेशन पेपर निकला है डिफरेंशियल प्राइसिंग पे, उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट नेट न्यूट्रलिटी पे जरूर हो सकता है, और वो हमने अपना जवाब में भी साफ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसीलिए लोगों के मन में फ्री बेसिक्स और PRAI के डिफरेंशियल प्राइसिंग पेपर दोनों एक साथ ही लोग समझ रहे हैं कि ये एक ही मुद्दा है, एक मुद्दा नहीं है। तो जेनेरिक इश्यू है, उसमें कई सारे नुआंसेस हैं जो फ्री बेसिक्स के अलावा सोचने वाली बात है। तो ये सब हम अपने रिप्लाई में स्पष्ट कर रहे हैं। पर जैसे मैं कहा था कि पिछला रेगुलेटर ने भी कहा था, और मैं अभी जो रेगुलेटर है वो भी। आपकी लाइन साफ नहीं आ रही है चंद्रशेखर जी, हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ फिर से जुड़े ताकि आपकी जो बहुत जरूरी बात है हम ठीक से समझ पाए। लेकिन शरद शर्मा जी, ये ट्राई के पेपर और फेसबुक के फ्री बेसिक्स मुहिम के बीच में जो डिस्टिंक्शन बता रहे थे आर चंद्रशेखर जी, इसमें देखकर ये लगता है, जो हमें समझ में आ रहा है, कि फेसबुक भारत की पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सी, और नॉट ओनली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, ब्रेजनली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। सी, और ये इसमें सबसे मुझे दुख इस बात का है कि अपने जब कंट्री पे जब आते हैं तो वो बोलते हैं ओपन मार्केट के लिए हमें ये 3 पॉलिसी पोजीशंस हमारे लिए सैक्रोसेंट हैं, पर जब इंडिया के लिए है तो वो नहीं है। ये बताइए कैसे टेनेबल है? और मेरे को तो लगता है कि ये तो मामला फ्री बेसिक्स का भी नहीं है, ये डिफरेंशियल प्राइसिंग का मामला नहीं है, ये तो अब मामला एलिवेट होके डिजिटल कॉलोनाइजेशन का है। और सब लोगों को, मुझे, आई स्पिरिट को, कंपनीज को, स्पेशली मल्टीनेशनल्स को, ट्रेड बॉडीज को अब डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कहां स्टैंड करते हैं डिजिटल कॉलोनाइजेशन के साथ। क्योंकि अगर हम ओपन मार्केट रखेंगे तो हमारा कॉलोनाइजेशन का रिस्क है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें 3 पॉलिसीज चाहिए। मैं तो सबसे पूछूंगा कि आपकी पोजीशन इन तीनों पॉलिसीज पे क्या है। तो इसको मिनिमाइज नहीं हम कर सकते कि सिर्फ ये सिर्फ डिफरेंशियल प्राइसिंग के बारे में है, वो बात तो अब चली गई, खत्म हो गई। अब ये कॉलोनाइजेशन के बारे में है। हम सबसे बड़ी मार्केट है और कुछ लोग आके ओपनली हमारी मार्केट को कॉलोनाइज करने में लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए, ये फ्री बेसिक्स में अगर मैं फ्री बेसिक्स लूं तो मैं ना जाके उसमें खान अकेडमी का कुछ सीख सकता हूं, ना मैं जाके उसमें गूगल सर्च कर सकता हूं, चलो जी मेरे को कुछ सीखना है मैं गूगल में ढूंढ लेता हूं, वो भी नहीं कर सकता। ना मैं जाके नौकरी में अपनी किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूं। तो ये किस तरह का आपने एक प्राइवेट गार्डन क्रिएट किया है? ये ओनली रीजन जो क्रिएट किया है कि लोगों को हम कब्जा कर लें, उनका जो इंटरनेट एक्सपीरियंस है हम फेसबुक के माध्यम से डिस्क्राइब करें। और ये तो बिल्कुल ही टेनेबल नहीं है। हमारी जैसी कंट्री, हम कोई अफ्रीका की कोई कंट्री छोटी सी थोड़ी है कि एक कॉलोनी बन सकते हैं, ये तो नहीं है। ये हम पर राज करने की कोशिश है। तो फिर चंद्रशेखर जी, जो मुख्य सवाल उठाए हैं शरद शर्मा ने, एज अ ट्रेड बॉडी क्या नैस्कॉम को और जोर शोर से इसका विरोध नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब आप हमें बता रहे हैं कि आप जवाब लिखने के प्रोसेस में है, लेकिन बहुत ही गार्डेड और केयरफुल आपका जवाब है। ये सवाल ये है कि जब आप हमारे जवाब देखेंगे, हमारे सबमिशन देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि वही गार्डेड और हमें साफ उसमें कह रहे हैं कि नेट न्यूट्रलिटी में और TFP को जो वॉल गार्डन की बात हो है या जो अधिकार नहीं होना चाहिए कि कौन सा वेबसाइट आप विजिट करें। अप्रैल में भी हमने कहा था, अब हम कहने वाले हैं, उसमें कोई सॉरी सर, आपकी लाइन क्लियर बिल्कुल नहीं हो पा रही है। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन इंटरनेट आजादी बचाए रखने की ये मुहिम जारी रहेगी। ब्रेक के बाद जाएगा नहीं।
फरेब हो रहा है आपके साथ फेसबुक के जरिए। आप रोज अपना टाइमलाइन जब चेक करते हैं तो फ्री बेसिक्स को लेकर कई सारी चीजें आपके सामने आ रही होंगी। टीवी पर ऐड है, अखबार में रोज पन्ने भर भर के ऐड चल रहे हैं, होर्डिंग्स आप देख रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि फ्री बेसिक्स आखिर है क्या। सुनने में तो अच्छा लगता है, गरीबों को इंटरनेट में मुफ्त में मिल जाएगा, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसी पर हम खास चर्चा कर रहे हैं आज आवाज अड्डा में। अब हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में कि क्या मिल रहा है फेसबुक को। वीरल जी, अगर आप हमें समझा पाए कि फेसबुक कह रहा है ये फ्री बेसिक्स है, मैं ना किसी को पैसा दे रहा हूं ना मैं किसी से पैसा ले रहा हूं, मैं तो चैरिटी के भाव से मुफ्त में इंटरनेट दे रहा हूं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि फेसबुक कहां इसमें पैसा बना पाएगा? वेयर इज द कमर्शियल इंटरेस्ट? अभी तो फेसबुक ने ऐसा बताया है कि इसमें कोई भी एप्लीकेशन करके जुड़ा जा सकता है, कोई भी वेबसाइट, कोई भी बिजनेस, और फेसबुक इसे सब्सिडाइज नहीं कर रहा है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए। तो इससे बात यही समझ में आती है कि यदि फेसबुक टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इस फ्री यूजेज के लिए रीइंबर्समेंट नहीं कर रहा है तो इस डेटा यूजेज की कॉस्ट कहाँ से आएगी? तो उस डेटा यूजेज की कॉस्ट वहीं से आएगी जैसे यदि कुछ लोगों को फ्री में इंटरनेट मिल रहा है फ्री बेसिक्स पे, तो कुछ और सर्विसेज जो हैं या जो आपकी कॉल सर्विसेज हैं, एसएमएस है या जो पेड डेटा सर्विसेज हैं, इन पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपना भाव बढ़ा देना पड़ेगा। तो फाइनली कुछ लोगों को फ्री इंटरनेट देने के लिए कुछ लोगों से ज़्यादा पैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स कलेक्ट करेंगे। लेकिन बात इस चीज़ की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि ये नेट न्यूट्रलिटी की वायलेशन है, जो आपने चर्चा अभी की है, जो सारे लोगों ने पैनल पे बात की है। तो मेरे हिसाब से इस बात में बात आगे बढ़ाने के लिए नेट न्यूट्रलिटी को लॉ में डाल देना चाहिए और नेट न्यूट्रलिटी का एक एक्ट बनाना चाहिए, जैसे अमेरिका में एक एक्ट बना दिया गया है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने, जहां नेट न्यूट्रलिटी की वायोलेशन हो ही नहीं सकती। तो पार्लियामेंट को इस तरीके से एक एक्ट पास कर देना चाहिए जाके जिसके बेसिस पे इन चीजों का वापस नहीं, हम तो अभी तक इस बात में लगे हैं वीरल शाह जी कि नेट न्यूट्रलिटी है क्या, सही है या नहीं। 3 कंसल्टेशन पेपर इस पर चल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है रमन चीमा जी कि ये कब अपना माइंड मेकअप करेंगे, क्योंकि अप्रैल में 0 रेटिंग को लेकर ये बात चली थी, उसमें लाखों लोगों ने अपनी राय बता दी, फिर से एक कंसल्टेशन पेपर आया है, तो लूपहोल कहां पर है? अब देखिए, राय तो सबकी आगे है। पार्लियामेंट ने भी ये डिस्कशन किया है कि नेट न्यूट्रलिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके लिए लॉ लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। भारत सरकार ने जुलाई और अगस्त में अपने ड्राफ्ट रिकमेंडेशन प्रिपेयर की। डीओटी ने बोला कि हम समझते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो उसको कानून बनाने में समय लगेगा, पर फिर भी हम रेगुलेशन इशू कर सकते हैं, हम लाइसेंस को ऑल्टर कर सकते हैं, टीआरए एक्शन ले सकते हैं। और अब ये जो कंसल्टेशन पेपर देख रहे हैं दिसंबर की, उन्होंने बोला है कि वो रेगुलेशन इशू कर सकते हैं। ट्राई ने ये क्वेश्चन पूछा कि कैसे रेगुलेशन इशू करें, किस पे करें, एटलीस्ट डिफरेंशियल प्राइसिंग पे, इसके लिए निकलना चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि ट्राई को इस पे नहीं रोकना चाहिए, पूरा जो नेट न्यूट्रलिटी का फ्रेमवर्क है उसके लिए भी रेगुलेशन निकालें और फिर डीओटी और सरकार के साथ में काम करके इसके लिए लॉन्ग टर्म में कानून भी निकालें। पर ये एक्शन अभी लेना पड़ेगा। आप सही बोल रहे हैं कि इसमें इतना टाइम लगाएंगे, महीनों साल लग जाएंगे, वो हम उसके लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। ये अभी आना पड़ेगा। ट्राई को जल्दी से जल्दी जो पहले इनपुट मिले थे उस पर भी विचार प्रेजेंट करने चाहिए, और जो ये कारण कंसल्टेशन पेपर आ रहा है इमीडिएटली इसके लिए रेगुलेशन निकालने चाहिए जी। तो लेकिन आप देखिए कि किस तरह के आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं ना। शरद शर्मा जी, आप देखिए मार्क ज़करबर्ग लेख लिखते हैं, उसमें वो कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि भारत में कुछ लोग क्यों गरीबों को मुफ्त इंटरनेट देने के खिलाफ है। अगर उनको मिल भी जाए कुछ समय के लिए तो क्या हो जाएगा, कम से कम वो इंटरनेट से वाकिफ तो हो जाएंगे। मैं तो बिल्कुल फेवर में है कि फ्री इंटरनेट लोगों को दिया जाए। जिनको ज़रूरत है, जो डेटा प्लान खरीद नहीं सकते, उनको फ्री में डेटा प्लान देना चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं है कि उनको फ्री में मिलना चाहिए। मैं तो फेवर में हूं कि जिसको ज़रूरत है, इंटरनेट एक फंडामेंटल काइंड ऑफ सर्विस, उस लोग अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, पर उसका हमने एक तरीका इन्वेंट कर दिया है जिससे ऐसा हो सकता है। वो ये है कि अगर फेसबुक रियली ये चाहती है तो हमारे पास एक डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर सिस्टम है
डीबीटी सिस्टम है, आप जो एलिजिबल है आप उसके बैंक अकाउंट में डेटा प्लान के लिए आप पैसे जमा कर दीजिए। उसमें ना मार्केट की कोई डिस्टॉर्शन हुई, ना आपको सेपरेट वॉल गार्डन खड़ा करना पड़ा, ना टेलकोस को कुछ करना पड़ा। एक 2 पार्टी ट्रांजैक्शन है। एक एनजीओ है, वो लोगों को फ्री इंटरनेट देना चाहता है, वो डीबीटी के तरह से दे सकता है। फेसबुक है, वो लोगों को फ्री इंटरनेट देना चाहता है, वो भी इसी तरह से दे सकता है। एक टेलको है, लोगों को फ्री इंटरनेट देना चाहता है, वो भी इसी तरह से दे सकता है। ये तरीका जो है, ये जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है और ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ सब्सिडी इस तरह ट्रैवल कर रही है लोगों के बैंक अकाउंट्स में, ये सिस्टम तो है हमारे पास, ये यूज करना चाहिए। और अगर फेसबुक इतने सारे एड्स की जगह यही सारा का सारा पैसा ये सिस्टम ऑफ सब्सिडी में दे दे तो हम तो उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, हम तो खुश हो जाएंगे, हम तो कहेंगे अरे भाई आप नेशनल गुड के लिए कुछ आप कर रहे हैं। नहीं तो फिर वो चाहते क्या है, ये अभी तक समझा नहीं पाए हैं कि वो चाहते क्या है, फेसबुक को मिलने क्या वाला है। ये तो बहुत सिंपल सी बात, ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि सबसे बड़ी मार्केट जो फेसबुक को अब अवेलेबल है वो है इंडिया। चाइना में तो वो जा नहीं सकते। इंडिया में आज की तारीख में इतने सब्सक्राइबर्स हैं जितने यूएस में सिटीजन्स हैं। तो अब सबसे बड़ी मार्केट इंडियन मार्केट है, वो इसको लॉकअप करना चाहते हैं कि ये अगर लॉकअप हो जाए तो फेसबुक की वैल्यूएशन 5-10 साल बाद तो सोचिए क्या होगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी मार्केट के मालिक होंगे। तो ये बैटल आज का नहीं है, कल का भी नहीं है, ये 5 साल लेटर का है। और ये सिर्फ बैटल है कि आप लॉक इन कर सकते हैं लोगों को कि नहीं। और आप तो जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में विनर टेक्स ऑल और लॉक इन होता है, और ये क्वेश्चन हमें बहुत जरूरी है कि हम लॉक इन ना होने दें। आप अमेरिका में ही देखिए, जब माइक्रोसॉफ्ट का डोमिनेंस था तो ये उन्होंने तो एक एंटी ट्रस्ट केस किया क्यों ये एरोगेंस या कॉन्फिडेंस आ गई है फेसबुक में कि वो भारत को इस तरह से स्टीम रोल कर पाएंगे। और आज चंद्रशेखर जी फाइनली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो स्काइप कनेक्शन की हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी हो। अब चंद्रशेखर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, अभी आवाज आ रही है क्योंकि मोबाइल पे भी बात कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। ये हम आपसे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि NASSCOM एज अ एसोसिएशन बॉडी, क्या आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए? कोई आप इसमें इफ बट लूप होल छोड़िए मत, आप नेट न्यूट्रलिटी के साथ है और किसी भी तरह की इस कोशिश को आपको बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए। As far as NASSCOM is concerned, अप्रैल में भी हमने कहा था और अब भी हम कहने वाले हैं कि नेट न्यूट्रलिटी में कोई भी डाइल्यूशन नहीं होनी चाहिए। इट इज द पैरामाउंट प्रायोरिटी फॉर द कंट्री। इट इज अ हायर प्रायोरिटी देन ensuring access or affordability in the short run. We have said it very clearly even in our earlier consultation paper. अब भी हम वही कह रहे हैं। दूसरा कि इनोवेशन बहुत जरूरी है। सिर्फ डिजिटल इंडिया में जो टेक्नोलॉजीज कहीं और इन्वेंट किया गया है उसको इस्तेमाल करने से डिजिटल इंडिया नहीं हो सकता है। डिजिटल इंडिया अगर होना है तो इंडिया में इनोवेशन की बहुत खास जरूरत है। इसीलिए इनोवेशन का जो इकोसिस्टम है वो बनी रहनी चाहिए, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात कि कोई भी ऑपरेटर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर आपको कोई भी फ्री या कंसेशनल रेट पे देने का अधिकार नहीं होना चाहिए अगर वो एक सेलेक्टिव बेसिस पे पर आधार है। और तीसरी बात जो आपने कहा है कि अगर कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर कमर्शियल इंटरेस्ट, डायरेक्ट कमर्शियल इंटरेस्ट ना भी हो फिर भी आज की डेट में जो डेटा इसके थ्रू जो क्रिएट हो रहा है और उसका जो वैल्यू है, उसका जो फायदा हो सकता है शायद हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। और इस वक्त इंडिया में कोई प्राइवेसी लॉ भी नहीं है जिससे उसका प्रोटेक्शन हो सकता है। तो जो इन द एब्सेंस ऑफ द प्राइवेसी लॉ देयर इज इवन मोर रीजन टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चंद्रशेखर जी ने रखा है कि जहां पर आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का कोई कानून नहीं है, वहां पर
फेसबुक एक प्राइवेट कंपनी आपके पूरे लाइफ के बारे में सब कुछ जानेगी आपके इंटरनेट यूजेज के थ्रू। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, जाएगा नहीं। ज़करबर्ग का फरेब क्या है? ज़करबर्ग का फरेब ये है कि फ्री बेसिक्स का सपना दिखाकर आपको फ्री इंटरनेट देने का झांसा दे रहे हैं, उसके बदले क्या मिल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप अब तक सोच रहे होंगे कि हमने पूरे इन लोगों के पक्ष बताए जो फ्री बेसिक्स के खिलाफ है। आपको ये भी बता दें कि हमने फेसबुक से एक नहीं, दो नहीं, कई बार अपील की। उनको हमने कहा कि आइए इस डिबेट में हिस्सा लीजिए और आपका पक्ष आप रखिए। उनका जवाब रहा है कि भारत में हमारा कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। अब इस पर यह हम कहना चाहते हैं कि जब आप रोज अखबार में अपने ऐड दे सकते हैं तो आप सवालों का जवाब क्यों नहीं लेना चाहते हैं? क्या यूएस के मीडिया के साथ भी आप ऐसा ही कर सकते थे कि आप बस अपनी ही बात रखेंगे लेकिन कोई सवाल नहीं लेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। दुग्गल साहब, जो बात आर चंद्रशेखर ने रखी प्रिवेसी की, क्योंकि हम समझने की कोशिश करें कि फेसबुक ये सब कर क्यों रहा है, क्यों 50-60 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ऐड दे रहे हैं, हमारी पॉलिसी को डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सिर्फ अपने दिल की अच्छाई की वजह से मार्क ज़करबर्ग ये कर रहे हैं? देखिए, आज के संदर्भ में इंडिया एक बहुत ही फर्टाइल सा ग्राउंड बन गया है। क्यों? क्योंकि भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून नेट न्यूट्रलिटी पर चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी बात, भारत के यहाँ कोई निजता का कानून नहीं है और बिल्कुल एक वर्जन सा एटमॉस्फेयर बन गया है और इसका आप कहीं पे भी दुरुपयोग करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि कोई प्रावधान ही नहीं है जिसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए फेसबुक कह रहा है कि चलिए हम इस पूरे वातावरण को प्रदूषित करने में अपना योगदान देते हैं, एक दूसरा कलर, एक दूसरा टिंज लेकर आते हैं। और कहीं ना कहीं मैं तो मानता हूं कि जब आप इस तरह के नोटिफिकेशंस कर रहे हैं तो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में एक जुर्म के तौर पर आ जाते हैं। बिकॉज धारा 66 और धारा 43 भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अगर आप डिसऑनेस्टली या फ्रॉडलेंटली कुछ ऐसा काम करते हैं जो किसी भी व्यक्ति विशेष की इजाजत के बगैर किया गया है और उससे कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक जानकारी की वैल्यू को डिमिनिश हो जाती है या वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है तो वो दंडनीय अपराध होता है। तो मुझे लगता है इस संदर्भ में हमें एक ब्रॉडर पिक्चर देखनी है। सवाल ये देखना है कि सरकार अभी तक अपनी क्लैरिटी नहीं ले पाई है। जब तक हम क्लैरिटी नहीं लेके आएंगे कि हमारा कानून क्या है, अभी चीमा जी ने बात करी कि इतना समय क्यों लगा है सरकार को? बाय एंड लार्ज बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आप बटन दबा, आपको एक साल काफी नहीं है ये समझने के लिए कि क्या करना क्या नहीं, एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है भारत में। और जो प्रिवेसी की बात है फैजल, आप ये देखिए कि कल को कोई भी इंटरनेट यूजर जो इसके साथ जुड़ेंगे फ्री बेसिक्स के साथ, वो किस साइट पे जा रहे हैं, क्या खरीदते हैं, जी क्या बिल्कुल तमन्ना, आप फेसबुक के हाथ में। आप एकदम सही मोड पे ये सोच रही हैं, क्योंकि ये एंगल अगर आप किसी से भी आज बात करिए तो बोलेगा कि नहीं आप सिर्फ प्राइसिंग की बात करिए, आप प्राइवेसी पे मत जाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइवेसी बहुत बड़ा आज मसला है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसे कि शरद जी ने कहा कि ये 5 साल के बाद की प्लानिंग है और ये 5 साल में इतना कुछ जान लेंगे। पहली बात, मैं बहुत घबराऊंगा अगर एक कोई ऐसी कंपनी से हम डील कर रहे हैं जिसके पास भारत में 100 करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए, ऐड देने के लिए पैसा है, उसके पास इतनी ताकत है कि वो हमारी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सके, सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाके और खटखटा सके, लेकिन उनके पास ऐसा जवाब कि हमारे पास कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है जो आके टीवी पे डिबेट कर सके, जो जनता को समझा सके। हर चीज वो पीछे छुप के करना चाहते हैं। तो मैं इस कंट्री से सवाल नहीं लेना चाहते हैं, वो सवाल नहीं लेना चाहते, हर चीज वो छुप के करना चाहते हैं। तो मैं एक प्राउड इंडियन होने के नाते और एक एवरेज इंडियन होने के नाते मैं तो बहुत घबराऊंगा इस तरह की कंपनी के पास अगर मेरा डेटा रहेगा। और अगर आप फ्री बेसिक का प्लान इनका यूज करेंगे तो आपकी सारी डेटा इनके पास जा रही है। आप 8 बजे ईमेल चेक करें, ईमेल किसने भेजा, आपका 9 बजे व्हाट्सएप आया, आपकी बीवी ने व्हाट्सएप भेजा, आपकी गर्लफ्रेंड ने व्हाट्सएप भेजा, उनके पास हर डेटा आपका रहेगा। हो सकता है वो डेटा को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करें, नहीं एक्सप्लॉइट करें, ये तो उनकी बात की प्लानिंग होगी। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे एक टेक्नोलॉजी का दिमाग चलता है, एक जो रात में जो टेक्नोलॉजी वाले लोग, हमारे जैसे लोग जो सोते नहीं हैं उनका जो दिमाग चलता है कि यार इतनी ज़्यादा डेटा दो,
TB 100 TB डेटा, इसका क्या करना है? तो अब हम एक नई चीज़ करते हैं जिसका नाम है डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग, जिसका आपने आज तक सुना होगा। आजकल नई एक टर्मिनोलॉजी है बिग डेटा। उस बिग डेटा में हम नई नई चीज़ ढूंढते हैं कि किसको क्या कब बेचें। 8 बजे अगर कोई फेसबुक चेक करता है तो 8 बजे हम उसको सैंडविच टोस्टर बेचें, क्योंकि वो हमेशा रोज़ सैंडविच बनाता है। वो अपनी वाइफ को लिख रहा है कि देखो मेरी सैंडविच जल गई। वो आपके फेसबुक व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ेंगे। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि ये डेटा का क्या क्या कर सकते हैं। ये तो वैसे हो गया, ऊपर वाला देख रहा है, यहाँ फेसबुक आपको हर वक्त देख रहा है। फेसबुक हर चीज देख रहा है, फेसबुक जानता है। फेसबुक में कुछ ऐसे लोग हैं जो जान सकते हैं। हो सकता है कि ज़्यादातर लोग मशीन के जरिए जान रहे हों, लेकिन मैं तो बहुत घबराऊंगा। मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप हर इंडियन आज जाके फ्री बेसिक को अपोज करें। वो 20 रुपया 25 रुपया जाके आप अपना एक प्लान खरीदें जिसमें आप पूरा इंटरनेट जाके यूज़ करें। लेकिन ये फ्री बेसिक का जो नॉनसेंस है, ये फ्री बेसिक का जो कार्टून है, इसको बंद करें। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इस अपील के साथ हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद हम अगले भाग में दर्शकों को बताएंगे कि अब इसको अपोज, इसका काउंटर कैसे करना है आपको। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम फेसबुक के इस प्लान को रोकें, और मोहलत मिली है हमको क्योंकि ट्राई ने अपने कंसल्टेशन पेपर की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है, 7 जनवरी तक बढ़ा दी है कमेंट्स के लिए, और 14 जनवरी तक इस पर काउंटर कमेंट्स आएंगे। तो क्या कर सकते हैं हम आगे, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। शरद शर्मा जी, क्या करना चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग फेसबुक के थ्रू ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो खुद से शायद इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। आप जो जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं ऐसे और लोग भी कर रहे हैं। फेसबुक पे ही ये जो सेव द इंटरनेट टीम है, उनका भी कैंपेन बिल्ड हो रहा है। अगर आप ट्विटर में एनालिसिस करें तो जो सेव द इंटरनेट वाले लोग हैं वो बिल्कुल विन कर रहे हैं आज की तारीख में। पर मैं तो लोगों को बोलूँगा कि एक तो ये डिजिटल इक्वालिटी के उसमें कंफ्यूज ना हो, अपना द इंटरनेट के थ्रू अपना ओपिनियन भेजें। दूसरी चीज़ जो अभी तक नहीं हो रही, बहुत ज़रूरी है अब हम करें, क्योंकि अब हमें थोड़ा मौका और मिला है। देखिए, आज तक मैं आपको बताऊं, अगर पिछले साल हमारा फाइट था ओपन सोर्स और ओपन एपीआई के ऊपर। कुछ एमएनसीज थे तो इसको अपोज करते थे बिकॉज उनके कमर्शियल इंटरेस्ट में नहीं है, ऑल्दो ये नेशनल इंटरेस्ट में है। पर जब वो अपोज करते थे वो छिप के करते थे, पीछे हट के करते थे। फिर अब ये बैटल है सॉफ्टवेयर पेटेंट्स के ऊपर। वो जब बिफोर मोदी जी जो यूएस जा रहे थे, वो प्रेशर में आके उन्होंने एक गाइडलाइंस इशू करी, वो बिल्कुल गलत थी, पर लकीली प्रेशर पड़ा तो उन्होंने रिसेंड कर दी दिसंबर 14 को। उसमें भी जो एमएनसीज थे वो छुप के काम कर रहे थे। अब ये पहली बार ऐसा हुआ कि एमएनसी बिल्कुल ब्रेजनली काम कर रही है। मेरे ख्याल से ऐसा ये हुआ, इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी ट्रेड बॉडीज जो हैं अंदर से करप्ट हो गई हैं। ये ट्रेड बॉडीज जो हैं, आप एमएनसी का पैसा ले लीजिए तो आप उनको कैसे अपोज कर सकते हैं? मैं तो बोलता हूं सारे के सारे ट्रेड बॉडीज को, जिस तरह हम एनजीओ को बोलते हैं, आप बताइए आपका पैसा कहां से आया? ओके। अगर आपका पैसा, आप कौन सी ट्रेड बॉडीज की बात कर रहे हैं शरद शर्मा जी? हाँ, मैं पूरी बात कर दूं। दूसरा, आप बताइए कि आपके बोर्ड में कितने एमएनसीज हैं और कितनी इंडियन कंपनीज हैं? अगर आपके बोर्ड में 50% से ज्यादा एमएनसीज हैं तो ऑब्वियसली आप नेशनल इंटरेस्ट को आप पहले कैसे रख सकते हैं, बताइए? तो अब यूएस में भी उनको कि वहां भी मनी आता लेकिन है। आप किन की तरफ इशारा कर रहे हैं? वो उन्होंने लिमिट्स लगाई हैं कि नहीं? हाँ, बताइए। आप किन की तरफ इशारा कर रहे हैं? इंडिया में ऐसे नहीं लिमिट्स लगा सकते। आप कौन सी ट्रेड बॉडीज की बात कर रहे हैं? मैं तो सभी का बोलता हूं। आप किन्हीं का भी नाम पढ़ ली, आप वो अकाउंट दें कि भाई आपने, अगर आप मेरे को बताइए जो ट्रेड बॉडी ने पिछले साल में फेसबुक से पैसा लिया है वो कैसे उसको अपोज कर सकती है? नहीं, फेयर पॉइंट है आपका। जो ट्रेड बॉडी जिसके बोर्ड में 50% से ज्यादा एमएनसीज हैं वो कैसे इस पोजीशन को अंत में वो तो फिर गोलमोल बात करते रह जाते हैं ना। नहीं, सही बात है आपकी, मोटी बात तो करते नहीं। विरल जी, अंत में अब ये तो बात है कि हम लोगों पर छोड़ दे कि वो समझे फेसबुक को, फ्री बेसिक को, नेट न्यूट्रलिटी को और आगे बात बढ़ाए। लेकिन अब तक जो इतने लाख
ईमेल लोगों को ठग कर भेज दिए गए हैं ट्राई को, उनका क्या करना चाहिए? और अब क्या लीगल एक्शन की बारी है? जो आप सब लोग बोलते हो कि ये गलत है, अब इसको आगे बढ़ाए, लीगल रिकोर्स लिया जाए? तो कानून बनाने की बात तो अभी हो चुकी है इस शो पे। दूसरी बात एक ये हो चुकी है जो शरद शर्मा जी ने बताई कि जो डीबीटी जो पॉलिसी टूल है वो अपनाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये जो फ्री इंटरनेट की बात हो रही है वो गरीबों के लिए इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये जो वॉल्ड गार्डन है कि जहाँ कुछ ही वेबसाइट विजिट हो सकती है, उससे फ़ायदा नहीं होगा लोगों को, ये बात भी हम अब बात कर चुके हैं। तो इस भारत सरकार को इस मुद्दे पे एक पॉलिसी एक्शन प्लान बनाना चाहिए डीबीटी के ज़रिए, एक डेटा पैक डीबीटी डेटा पैक, जिससे हर एक इंटरनेट यूज़र को, हर एक मोबाइल स्मार्टफोन यूज़र को एक 100 MB का पैक दिया जा सके। और ये एक सॉल्यूशन बन सकता है, क्योंकि आज आप देखें तो एलपीजी सब्सिडी 10 करोड़ लोगों को बैंक में दी जा रही है। 90 करोड़ लोगों के पास आधार नंबर आज है। बिल्कुल, समय मेरा समाप्त हो रहा है, इसलिए आप इंटरनेट यूजर्स हो सकते हैं। आज 40 करोड़ हैं, 40 करोड़ और आ जाएंगे। ओके, तो कुल मिलाकर बात ये बताना चाहता हूं कि अगर आप गणित करना चाहे तो ये गवर्नमेंट की जो यूएसओ फंड है वो इसमें लग सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि फेसबुक जितना ऐड पर पैसा खर्च करे उसमें सीधा हमको इंटरनेट दे दीजिए, अगर इतना ही आपका दिल धड़क रहा है हमारे लिए। तो अब आपको अगर इस मुहिम के साथ जुड़ना है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सेव द इंटरनेट पर आप जा सकते हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर ही कई ऐसे फोरम हैं जो नेट न्यूट्रलिटी को बचाने में लगे हैं। तो इनके साथ आप जरूर जुड़िए, क्योंकि आपके भविष्य का ही सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।